वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। क्वेश्चन का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ से हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन देखने के बाद फिर से एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है, ताकि जो सवाल हमसे नहीं बन सका था वो सवाल एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाए। और वो सवाल अगर हम फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में 100% बैठ जाएगा और वो हमेशा के लिए वो सवाल हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते दोबारा तो फिर वो टेम्प्रोरी हम लोग के दिमाग में रह पाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को बनाने के बाद वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से जो सवाल नहीं बना था वो खुद से बनाना है। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। n एक पूर्णांक संख्या हो तो n³ - n निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। जैसे अगर क्या बोला जाए n³ - n किस संख्या से विभाजित होगा, तो इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, n का सबसे मिनिमम वैल्यू रखेंगे। n का मिनिमम वैल्यू 1 रखते हैं, पूर्णांक संख्या बोला जा रहा है तो n का वैल्यू 1 रखते हैं। तो 1 का क्यूब - 1 यानी 0, तो इसका मतलब 0 आ जाए तो अब आंसर नहीं होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब - 2, तो 2 का क्यूब 8 होता है, -2 यानी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब जो संख्या होगा n³ - n वो सदैव 6 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इस सब स्थिति में हम ऐसा क्या करेंगे, n का मिनिमम वैल्यू रखेंगे, जो मिनिमम वैल्यू हो वो, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। 0 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, यानी इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो 6 हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पे यही बोला जाता है, अगर सवाल चेंज कर दिया जाए इसका आंसर 6 आ जाएगा। अगर सवाल चेंज कर दिया जाए, बोला जाए n × n+1 किससे विभाजित होगा, n का वो मान ज्ञात करें जिससे n × n+1 संख्या से सदैव विभाजित हो जाए। तब n का मान अगर हम 1 रखते हैं, 1, तो n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 1 2, 1 × 2 यानी ये जो संख्या है वो 2 से सदैव विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में n का हमेशा मिनिमम वैल्यू रखेंगे, और n का मिनिमम वैल्यू रखने पर अगर 0 आ रहा है तो उसके अगला वाला में वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ n का मान 1 रखने पे 0 आ रहा था तो n का मान 2 रखें। नेक्स्ट, एक गोलक का व्यास 6 सेंटीमीटर है, यानी एक गोलक है, इसका जो व्यास 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको पिघलाकर अगर 0.1 मीटर व्यास वाले एक तार में बनाया गया, यानी इसको पिघलाकर एक तार बनाया गया जिसका जो रेडियस है, त्रिज्या वो 0.1 व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.1/2, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इसका लंबाई ज्ञात करना है, यानी हाइट ज्ञात करना है। अगर हम गोला को पिघला के बेलन बनाएं, तार बनाएं, तो गोला का आयतन बेलन का आयतन के बराबर होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ यानी r 3 है तो यानी 3 का क्यूब। ये किसके बराबर होगा, ये तार का आयतन, और तार एक बेलन का आकार का होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² बोले तो 0.1/2 गुने 0.1/2, और ऊंचाई निकालना है तो गुने h। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके ऊंचाई निकाल सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर दशमलव हटाएं तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 × 12 × 36 और 36 चौके 144, तो 144 और फिर ये 00 आ जाएगा, तो यानी इतना सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, यानी इसका जो आंसर होगा इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो जिसका आंसर 14,400 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी 2 मेज बेची, प्रत्येक को 720 रुपये में, यानी 2 मेज हैं, दोनों मेज को कितना बेचा 720 रुपये में, यानी उसका जो विक्रय मूल्य था, पहला मेज का भी 720 रुपये विक्रय मूल्य था और दूसरा मेज का भी 720 रुपये विक्रय मूल्य था। अगर उसे 20% का लाभ हुआ, अगर पहला मेज पर उसको 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं 720 गुने 100/120, यानी विक्रय मूल्य जब दिया रहता है क्रय मूल्य निकालना रहता है तो क्या लिखते हैं 100/120, यानी उल्टा करके लिखते हैं।
तो 12 से कितना बार में 6 बार में कटेगा, और 6 से गुना करेंगे तो 600, यानी पहला मेज का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 600। अगर दूसरा मेज का विक्रय मूल्य 720 है और उस पर 20% का हानि हो रहा है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं 720 गुने 100/80। यहाँ पे 20% हानि हो रहा है तो 100/80 उल्टा करके लिखेंगे, तो 8 से कितना बार में कटेगा 9 बार में, यानी 9 से ये 900 बार में कट जाएगा। तो टोटल जो क्रय मूल्य आया 600 रुपये यहाँ पे क्रय मूल्य आया और 900 रुपये यहाँ पे क्रय मूल्य आया। जो टोटल CP आया, टोटल क्रय मूल्य, वो 900 प्लस 600 यानी 1500 टोटल CP आ गया। और टोटल जो SP था, टोटल विक्रय मूल्य, टोटल SP वो कितना आ गया 720 रुपये यहाँ पे, 720 रुपये यहाँ पे, यानी 1440 रुपये विक्रय मूल्य आया। 1440 रुपये विक्रय मूल्य, 1440 रुपये विक्रय मूल्य आ गया और 1500 रुपया क्रय मूल्य आया। तो इसका मतलब क्या हुआ 60 रुपये का हानि हो गया। यहाँ पे इसको क्या हो गया 60 रुपये का हानि हो गया। यहाँ पे पहले दोनों का विक्रय मूल्य दिया गया था, एक पे 20% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य निकाले तो 600 आ गया, दूसरे पे 20% का हानि हो रहा है क्रय मूल्य निकाले तो 900 आ गया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 900 यहाँ पे, 600 यहाँ पे, 1500 टोटल क्रय मूल्य। टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया 720 यहाँ पे, 720 यहाँ पे, 1440 टोटल विक्रय मूल्य। 1500 रुपये में खरीदे, 1440 रुपये में बेचे तो 60 रुपये का हानि हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो किसके बराबर दिया गया 2 + √3/2 - √3। अगर हम यहाँ देखें सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है 2 + √3, इसका मतलब क्या हो गया कि सेक थीटा 2 के बराबर आ जाएगा और टेन थीटा √3 के बराबर होगा। तभी तो यहाँ पे सेक थीटा 2 और टेन थीटा √3 माइनस है तो माइनस। अगर सेक थीटा 2 आ गया 2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि सेक 60 का मान 2 होता है। अगर सेक 60 डिग्री आ गया, जैसे टेन 60 लेंगे तो √3 आ जाएगा, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री यानी π/3, पाई का मान 180 होता है ना, तो 180/3 मतलब 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री ये भी और 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आया तो π/3 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसमें दिया cos 43 डिग्री बराबर x/√x²y²। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये समकोण त्रिभुज में cos थीटा sin थीटा जितना भी थीटा होता है सब समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो अगर हम ये 90 डिग्री है, ठीक है, अगर हम इसको एंगल मान लेते थीटा, तो जिसको हम एंगल पहले सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो कर्ण हो जाएगा, जिसको हाइपोटेनियस यानी ऐसे बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा कर्ण, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। थीटा के सामने वाला लंब, और थीटा जिसके साथ यानी जिस भुजा के साथ थीटा लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस एच बोला जाता है, और जिसको हम एंगल मानेंगे थीटा उसके सामने वाला लंब होगा, और एंगल जिसके साथ लगा रहेगा वो आधार हो जाएगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। ये त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, समकोण है ये, अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनियस एच। थीटा अगर हम इसको माने तो थीटा के सामने जो होगा, थीटा के सामने ये भुजा आया तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर, अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और थीटा जिसके साथ लगा रहेगा थीटा यानी ये भुजा के साथ लगा है तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा आधार। थीटा जिसके साथ लगा रहेगा वो आधार होगा, इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं इसमें cos 43 डिग्री क्या दिया गया है। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये 90 डिग्री, अगर ये 43 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 90 43 तो ये 47 डिग्री हो जाएगा, तभी तो ये तीनों कोनों का योग 180 डिग्री में होगा। अगर हम 43 डिग्री को एंगल मानेंगे 43 डिग्री को,
तो सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस एच तो होगा ही। अगर 43 डिग्री को एंगल मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 43 डिग्री के साथ ये लगा हुआ है, ये बेस हो जाएगा आधार, और 43 डिग्री के सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, यानी बी, ये बी किसके बराबर है, ये एक्स दिया गया है, और ये एच किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तभी तो ये जो होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई हो जाएगा। अब आते हैं tan 47 डिग्री लाना है। अब हम एंगल 47 डिग्री को कंसीडर कर रहे हैं, एंगल 47 डिग्री को कंसीडर कर रहे हैं। जब हम एंगल 47 डिग्री को कंसीडर करेंगे तो 47 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये 47 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, 47 डिग्री इसके साथ लगा है तो ये अब बेस हो जाएगा, 47 डिग्री के लिए बेस, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये एक्स, और बेस कौन हो जाएगा, ये वाई। तो यानी ये इसका जो आंसर होगा वो एक्स बट्टा वाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण जिसको हम थीटा कंसीडर करेंगे वो जिसके साथ लगा रहेगा वो आधार, और जिसको थीटा कंसीडर करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी पी। नेक्स्ट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अल्फा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसका मान किसके बराबर होगा, त्रिकोणोमेट्री में हम ध्यान देंगे कि अगर कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर लाना है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2, 2, 1 और 1/4 न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर लाना है, तो थीटा का कोई भी मान हम पुट कर देंगे, 0 और इन्फिनिटी से बचना है, इन्फिनिटी में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा का मान 45 डिग्री रखते हैं, अल्फ़ा का मान 45 डिग्री, tan 45 एक होता है तो यानी सुविधा देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 1, कॉट 45 1 होगा ना, प्लस 1/1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है। जो इसका आंसर होगा वो 1 होगा। जब न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर लाना होगा तो थीटा का कोई भी मान हम इसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट साइन, सवाल को छोटा कर देते हैं। इसमें क्या दिया गया, साइन 4 अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 दिया गया, यानी साइन 4 अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना, 1। तो इस एक को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम दोनों बगल से साइन को हटाएंगे तो 4 अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया गया, कॉस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/2 है। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो अगर हम दोनों बगल से कॉस हटाएंगे, यहाँ से भी कॉस है, यहाँ से हटाएंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, दोनों बगल से कॉस हटाने पर। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करने पे, यानी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया गया, 60 डिग्री आ गया। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। 4 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, 6 अल्फ़ा बराबर कितना, 150। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। जब अल्फ़ा बराबर 25 डिग्री आ गया तो ये अल्फ़ा का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 25 दूना 50 उधर जाएगा तो बीटा बराबर 10 डिग्री आ जाएगा। 2 अल्फ़ा रखें ये 50 हो जाएगा, और 50 उधर जाएगा तो 60 में से 50 गया 10, यानी बीटा बराबर 10 डिग्री आ गया। तो निकालना क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यानी साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा निकालना है, यानी साइन अल्फ़ा का मान कितना आ गया था 25, अब प्लस 2 बीटा, बीटा 10, 2 बीटा 20 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन 45 निकालना है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, 1/√2। नेक्स्ट एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको
सी मान लेते हैं, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो गया। यदि ए बी व्यास के साथ खींचा गया एक वृत्त बी सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी अब हम ए बी को व्यास मान लेते हैं और एक वृत्त खींचते हैं ए बी को व्यास मान के, जो बी सी को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये डी हो जाएगा। तो यदि बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो डी सी निकालना है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ये व्यास था, ए बी को व्यास माना गया ना, अगर हम इसको मिला दें, ये मिला दें, तो ये व्यास पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण होगा, यानी ये जो कोण होगा वो कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि वो ए बी व्यास पे बना है। तो अगर मान चलिए कोई सर्कल है, सर्कल में अगर ये व्यास दिया गया है, ये व्यास से अगर कहीं भी परिधि पे कोण बनेगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरह ये व्यास था ए बी, और डी पर अगर एंगल बन रहा है तो वो 90 डिग्री का होगा। दूसरा चीज़, अगर कोई त्रिभुज में, कोई त्रिभुज नहीं, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में, ये दो त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से लंब डालेंगे, अगर हम लंब डालेंगे शीर्ष से, तो ये इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये लंब क्या करेगा, उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो इसी तरह से ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज था, और ये ए डी जो है वो लंब डाला गया है। अगर ये ए डी लंब डाला गया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी बी डी और डी सी बराबर होगा। अगर बी डी का लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया गया था तो डी सी का लंबाई भी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर ही डी सी का भी लंबाई आ जाएगा। ये दो फार्मूला काम किया इस सवाल में, दोनों फार्मूला से सवाल बन गया। नेक्स्ट, 12 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर छरी भूमि पर 8 सेंटीमीटर लंबी छाया डालती है। यदि छाया की लंबाई भूमि पर 40 मीटर छाया हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। जब 8 सेंटीमीटर छाया रहता है तब 12 सेंटीमीटर मीनार की ऊंचाई है। जब 8 सेंटीमीटर छाया रहता है तो 12 सेंटीमीटर मीनार की ऊंचाई। जब 1 सेंटीमीटर छाया रहेगा तो 12/8, और जब 40 सेंटीमीटर छाया रहेगा तो 12/8 गुने 40, यानी 8 से 5 बार में, यानी 12×5 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। जब 8 सेंटीमीटर छाया रहता है तब 12 सेंटीमीटर मीनार की ऊंचाई। जब 1 सेंटीमीटर छाया रहेगा तो 12/8। जब 40 मीटर छाया की लंबाई रहेगा तब मीनार की ऊंचाई 12/8 गुने 40, यानी 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि वो समकोण त्रिभुज एबीसी का जो बी पर समकोण है परिकेंद्र है, कोई समकोण त्रिभुज है और उसका परिकेंद्र कहाँ पे है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये रहा समकोण त्रिभुज, और ओ जो है उसका परिकेंद्र है, ये रहा समकोण त्रिभुज, और ए बी सी और बी पर समकोण है, ए बी पर समकोण मतलब क्या, बी 90 डिग्री हो जाएगा, बी पर समकोण है और परिकेंद्र है, ओ उसका परिकेंद्र है। तो इसका मतलब परिकेंद्र जो होता है, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। तो इसका मतलब परिकेंद्र यहाँ पे आ जाएगा। तो बिंदु ओ की स्थिति क्या हो जाएगा, यानी बिंदु ओ की जो स्थिति होगा सी ए के मध्य बिंदु पे होगा। यानी ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, समकोण का परिकेंद्र वो कहाँ होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है, और लंब केंद्र जो होता है तो जहाँ पे 90 डिग्री मिलता है, यानी वो ये बी पर लंब केंद्र होगा, जहाँ पे 90 डिग्री लंब मिलता है वो लंब केंद्र होता है। तो बी पर लंब केंद्र होगा और परिकेंद्र कहाँ होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो कर्ण ए सी है तो ए सी के मध्य बिंदु पर इसका परिकेंद्र आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 मीटर वाले ठोस घनों से अधिकतम संख्या जिसे इतने इतने मीटर का आंतरिक विमाओं वाले डब्बा में बंद किया जा सकता है। यानी एक डब्बा है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 × 1 × 2 है,
इसमें 0.2 मीटर का कितना घन रखा जा सकता है। तो घनों की संख्या क्या हो जाएगा, घनों की संख्या वो हो जाएगा डिब्बा का आयतन बटा एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। तो डिब्बा का आयतन कितना हो जाएगा, डिब्बा का आयतन लंबाई 1, चौड़ाई 1 और ऊंचाई 2, और घन का एक घन का आयतन कितना हो जाएगा 0.2 उसका है, तो 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब, और भुजा की लंबाई दिया गया 0.2, तो उसका जो आयतन होगा 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ दशमलव बाद एक अंक, यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, तो 3 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक हो गया। 2 2 दूना 4, दूना 8, अगर हम 8 से उसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 25, 250 बार में कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 250 हो जाएगा। एक तार की लंबाई 66 मीटर है, इस तार से बनाया जा सकने वाला 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या। तो 66 सेंटीमीटर से अगर हम 1.2 66 मीटर है ना, तो 66 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 6600 सेंटीमीटर। 6600 सेंटीमीटर की लंबाई में से अगर हम 1.3 सेंटीमीटर का लंबाई काटेंगे तो कितना संख्या बनेगा 1.32 का, तो ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा। अब ये 132 से कितना बार में कटेगा 660 5 बार में, ऊपर से 3 जीरो, तो यानी 5000 वृत्त की संख्या होगा। यानी 6600 सेंटीमीटर में से 1.3 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर वाला कितना वृत्त बनाया जा सकता है, तो 6600 बटा 1.32। यहाँ पे x बराबर क्या दिया गया 1/√2 + 1। हमेशा क्या कि जैसे यहाँ पर 1 + √2 है ना, तो बड़ा संख्या को पहले रखिएगा ताकि इसका परिमीकरण करेंगे तो सुविधा रहेगा। तो क्या निकालना x² + 2x + 3। तो अगर हम इसका परिमीकरण करेंगे √2 - 1/√2 - 1, तो नीचे क्या आ जाएगा a² - b², √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 में से गया 1, तो नीचे 1 आएगा। तो x बराबर क्या आ गया √2 - 1, क्योंकि नीचे तो 1 आ जाएगा ना। जब x बराबर √2 - 1 आ गया तो x² बराबर क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab, a² यानी √2 का स्क्वायर 2, b² यानी 1 - 2ab यानी 2 गुने रूट, तो यहाँ पे 2 1 3, 2 यहाँ पे क्या आ गया 2 1 3 - 2√2। ठीक है, तो अब आते हैं जैसे x² निकालना था x², तो x² क्या आ गया 3 - 2√2, 3 - 2√2 और +2x लेना था। तो यानी अगर x में हम 2 से गुना करेंगे तो +2√2, और ये -1 है इसमें 2 से गुना करेंगे तो -2 +3, तो ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6 में से 2 गया तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट a + b + c बराबर 4 दिया गया, तो a³ + b³ + c³ -12c² + 48c -64। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे भी a + b बराबर 5 दिया गया है, a + b बराबर 5 दिया गया है, तो a + b अगर 5 दिया गया है तो इसमें कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक है a है, दूसरा वेरिएबल b है, यानी 2 वेरिएबल है और इक्वेशन में हमारे पास एक ही दिया गया है। अगर 2 वेरिएबल हो तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए तभी उसका फिक्स मान निकलता है। जैसे अगर a + b बराबर 5 दिया गया हो और a - b बराबर 1 दिया गया हो, तो हम इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके बता सकते हैं a बराबर 3 आ जाएगा और b बराबर 2 आ जाएगा। ये फिक्स मान, इसके अलावा और कोई मान नहीं हो सकता है, ये फिक्स मान, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल a b दिया गया और 2 इक्वेशन दिया गया है। 2 इक्वेशन रहे तो 2 वेरिएबल चाहिए तभी उसका फिक्स मान निकलता है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तब जो इसका मान होता है एक दूसरे पे डिपेंड कर जाता है। अगर हम b का मान 1 रखेंगे तो a का मान 4 रखना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। b का मान अगर हम 2 रखेंगे तो a का मान 3 हो जाएगा, तब बहुत सारा केस बन जाता है। तो यानी तब जो है मान फिक्स नहीं रहता, तब एक दूसरे पे डिपेंड कर जाता है। उसी तरह यहाँ पे
जो है ए बी सी कितना दिया गया है 4, यानी एक ही इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, एक ही इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दिया गया और 3 वेरिएबल दिया गया है। तो इसमें एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल फिक्स होता है, तो हम ए का मान फिक्स कर देते हैं, ए को यही रहने देते हैं, बी के बदले में हम भी एक मान लेते हैं और सी के बदले में भी एक मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही, कुछ भी मान सकते हैं। बी के बदले में भी एक मान लिए और सी के बदले में भी एक मान लिए, बराबर 4। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 1 2, 4 में से 2 गया 2, यानी ए बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल फिक्स होता है, तो हम ए को फिक्स कर दिए, बाकी बी सी का मान अपना निकाल लिए। बी सी का मान, सॉरी, ए को फिक्स करके बी सी का कोई भी मान रख लिए। ठीक है, तो बी का मान 1 और सी का मान 1 रखे, तो ए बराबर कितना आ गया 2। अब क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सीधा मान रख लेते हैं, जो निकालना है उसका उस पर सीधा मान रख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो एक था 2, 2 का क्यूब 8 प्लस बी क्यूब यानी 1 प्लस सी क्यूब यानी 1 माइनस 12 सी स्क्वायर, तो सी का मान 1 था तो माइनस 12 प्लस 48 सी थी, यानी प्लस 48 सी का मान 1 ही था, माइनस 64, यानी ये माइनस 64 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 था, तो 8 1 9 1 10 और 48 10 58 माइनस 12 और 64, ये हो जाएगा 78, सॉरी 76। तो अगर हम घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, माइनस में वो भी, इसको घटाएंगे तो माइनस 18 आया, यानी इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया माइनस 18। माइनस 18 अब कहाँ पे आ रहे हैं, यानी कौन से ऑप्शन में माइनस 18 आ रहा है। तो माइनस 18 लाना है तो हम सबसे पहले ये ऑप्शन तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि इसमें प्लस लगा हुआ है, तो ये सब ऑप्शन छोड़ देंगे। माइनस में एक केवल डी में लगा है, अगर डी में माइनस 18 आ जाता है ए बी सी का मान रखने पे, तब डी आंसर हो जाएगा। तो डी में 3, ए के बदले में 1, सॉरी ए के बदले में 2, बी के बदले में 1 और सी के बदले में भी 1, माइनस 12, ए के बदले में 2 और बी के बदले में 1, तो यानी 3 दूना 6 और 12 दूना 24, माइनस 24, यानी 6 माइनस 24 क्या आ गया माइनस 18 आ जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या समझे, अगर एक इक्वेशन दिया गया है तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल फिक्स होता है, बाकी का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। 2 इक्वेशन दिया गया है, इसका मतलब 2 का मान फिक्स होता है। जैसे एक सवाल और लेते हैं, ये 128 नंबर सवाल, लास्ट वाला सवाल। इसमें क्या दिया गया, एक्स बराबर ए प्लस 1/a और वाई बराबर ए माइनस 1/a। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया, एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, लेकिन 3 वेरिएबल हो गया, पहला वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल ए, तीसरा वेरिएबल वाई। तो अगर 2 इक्वेशन का मतलब हो गया कि 2 वेरिएबल फिक्स, तीसरा का हम लोग कुछ भी मान रख सकते हैं। तो हम एक्स वाई को फिक्स कर देते हैं और ए का हम लोग मान कुछ भी रख सकते हैं, यानी ए का मान हम लोग क्या रख लेते हैं 1 रख लेते हैं। एक्स वाई को फिक्स कर दिए और ए का मान 1 रख लिए। अगर हम ए का मान 1 रख लिए तो एक्स बराबर कितना आ गया 1 + 1 यानी 2 आ गया। अगर हम वाई बराबर, तो यहाँ से वाई निकाल लेंगे, वाई बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 1 रखने पर 1 - 1 यानी 0 आ गया। अब निकालना क्या हम लोग को, x⁴ + y⁴ - 2x² y², ये निकालना है। तो x⁴ यानी 2⁴ प्लस y⁴ यानी y⁴ यानी 0, 0 की पावर कुछ भी रहेगा 0, और y से अगर यानी 0 से हम गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी 2⁴ कितना था 16, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि अगर एक इक्वेशन रहेगा तो एक ही वेरिएबल फिक्स होगा, 2 इक्वेशन रहेगा तो 2 वेरिएबल फिक्स, तीसरा या चौथा का कोई मान हम लोग रख सकते हैं। एक सौ उन्नीस, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, पी आर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का कोण का परिणाम ज्ञात करें। अवरोही क्रम में करें। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की थ्योरी में जैसे ए बी सी है, अगर हम ये 60 डिग्री दे दिए, ये 70 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोनों का 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक थ्योरी होता है त्रिभुज में, बड़े भुजा के सामने का कोण, बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है।
या फिर ये भी बोल सकते हैं बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी होता है, बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है या बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो इस तीनों में से कौन बड़ा कोण है? 70 डिग्री, और 70 डिग्री के सामने कौन भुजा है? यानी ये AC। तो इसमें सबसे बड़ा जो भुजा होगा वो AC होगा। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री है, और सबसे छोटा कौन है? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री के सामने कौन सा भुजा? AB। तो यानी सबसे छोटा भुजा होगा वो AB होगा। यानी बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटा भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, या छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा होता है। एक चीज़ और बड़ा भुजा के सामने का कोण भी बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। जैसे ABC में अगर हम B बराबर C दे दिए, एंगल B और एंगल C बराबर है, तो C के सामने ये भुजा और B के सामने ये भुजा, दोनों भुजा भी क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में देखते हैं, एक त्रिभुज का भुजा दिया गया है PQR, जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, ये QR, और PR 4 सेंटीमीटर। तो इसको अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कौन सा कोण बड़ा होगा? तो QR सबसे बड़ा भुजा है, तो इसके सामने कौन कौन है? एंगल P। तो एंगल P जो है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि बड़ा कोण का सामने का भुजा बड़ा होता है, या बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। उसके बाद कौन आ जाता है? 4 सेंटीमीटर वाला भुजा। 4 सेंटीमीटर भुजा के सामने कौन सा कोण है? Q। यानी उसके बाद जो आएगा वो एंगल Q आएगा। उसके बाद सबसे छोटा कोण कौन है? ये सबसे छोटा भुजा है 3, यानी PQ, और PQ के सामने कौन सा कोण है? R। यानी सबसे छोटा जो होगा वो कोण R हो जाएगा। यानी एंगल P, एंगल Q, एंगल R। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, x + y बराबर कितना दिया गया? 4, और 3x + 3y बराबर 6 दिया गया। देखिए, दो इक्वेशन आते हैं। अगर A1x + B1y बराबर C1 दें, और दूसरा इक्वेशन दे दें A2x + B2y = C2 दे दें। A2x + B2y = C2 दे दें। अगर A1/A2 बराबर रहे B1/B2, और ये बराबर रहे C1/C2 के, तब जो इसका होगा वो अनंत हल निकल जाएगा। बहुत सारा इसका हल होगा, अनंत हल, जब ये तीनों बराबर रहें। अगर A1/A2 बराबर रहे B1/B2 के, और ये बराबर नहीं रहे C1/C2 के, A1/A2 B1/B2 के बराबर रहे और C1/C2 के बराबर नहीं रहे, तब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, और तीसरा केस जो आ जाता है, अगर A1/A2 बराबर नहीं रहे B1/B2 के, तब जो है केवल और केवल एक हल होगा, एक हल इसका संभव होगा। ठीक है, तो अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर है तो अनंत हल। A1/A2 B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं रहे, तब कोई हल नहीं। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं रहे, तब इसका एक हल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं x के साथ एक लगा हुआ है, y के साथ भी एक लगा हुआ है, तो यानी एक x A1/A2 यानी 1/3 आ गया, = B1 के बाद यानी y के साथ एक लगा हुआ, यहाँ पे 3 लगा, 1/3 आ गया, बराबर 4/6। ये दोनों बराबर है, लेकिन 4/6 के बराबर है ये, सॉरी, ये 4/C1/C2 के बराबर है नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ये प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, यानी वो प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। कोई हल नहीं मतलब क्या है? उसको प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। नेक्स्ट, YZ, ZX और XY का जो अनुपात 1:2:3 है, तो क्या निकालना है? x/YZ भागा y/ZX। तो अगर हम उसको गुना लिखेंगे तो ZX/Y करना पड़ेगा, यानी भागा गुना करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। अब आते Z से Z कट गया, तो ये क्या आ गया? x² / y² आ गया। अगर हमसे कहीं से भी अगर x/y निकल जाए, x/y, तो हम x² / y² आसानी से निकाल सकते हैं। तो x/y कैसे निकालेंगे? z को कैंसिल करना पड़ेगा, यानी ZX में से अगर हम XY को भागा दे देंगे,
जेड एक्स बट्टा एक्स वाई, जेड एक्स में सॉरी वाई जेड को भागा दे देंगे। जेड एक्स में अगर हम वाई जेड को भागा दे देंगे तब ये जेड जेड कट जाएगा, एक्स बट्टा वाई आ जाएगा। कब? जब हम जेड एक्स को, यानी ये जो जेड एक्स है वो उसमें हम वाई जेड को भागा दे देंगे। तो जेड एक्स कितना है? 2, जेड एक्स था 2 और वाई जेड कितना था? 1, यानी 2/1 आ जाएगा नहीं ये, यानी एक्स बट्टा वाई कितना आ गया? 2/1, तो एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर यानी 4/1, यानी 4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगर कहीं पे भी x + 1/x बराबर a दिया गया हो तो x² + 1/x² क्या होता है? a² - 2, और x³ + 1/x³ क्या होता है? a³ - 3a, ठीक है। और अगर x - 1/x बराबर a दिया रहे, यहाँ पे x + 1/x बराबर a दिया रहे, यहाँ पे x - 1/x बराबर a दिया रहे, तो x² + 1/x² जो होगा वो हो जाएगा a² + 2, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रहे तो यहाँ +2, और x³ + 1/x³ जो होगा x³ - 1/x³ वो हो जाएगा a³ - 3a, माइनस ने +3a, a³ + 3a, ठीक है। ये होता है अगर x - 1/x बराबर a रहे तो x³ - 1/x³ a³ + 3a। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? x - 1/x बराबर a दिया गया है, यानी 2 दिया गया है। x - 1/x बराबर अगर a रहे तो x² + 1/x² क्या आ जाएगा? a² + 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 + 2 यानी 6 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अगर हम x + 1/x बराबर a दें, यानी इसको मान लेते हैं x + 1/x बराबर a दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴ + 1/x⁴ होगा। ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे प्लस है तो यानी 6 का स्क्वायर -2 यानी 36 - 2 यानी 34, यानी इसका जो आंसर होगा वो 34 हो जाएगा। पहला बार जो हम स्क्वायर कर रहे थे तो यहाँ पे माइनस था, लेकिन अगला बार जो हम स्क्वायर करें तो यहाँ पे प्लस है। जब यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2, a² - 2, यानी इसका आंसर 34 आ जाएगा। नेक्स्ट, AB 4:5 में पूंजी का अनुपात साझा करता है। AB यानी ये 4 रुपये लगाता है तो ये 5 रुपये लगा रहे हैं। 3 महीने बाद A ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया और B ने अपनी पूंजी का 1/5 वापस ले लिया। देखिए, जो लाभ का अनुपात होता है, जो लाभ वो क्या होता है? पूंजी गुने समय, यानी कितना पूंजी कितना समय के लिए लगाया वही उसका लाभ होता है। तो A और B 4:5 में पूंजी लगाया, A और B जो है वो 4:5 में पूंजी लगाए। 3 महीने बाद A 1/4 ले लिया, यानी 3 महीने में इसका जो लाभ होगा 12 रुपये हो जाएगा। 3 महीने में अगर वह अपने पूंजी का 1/4 यानी 4 का 1/4 कितना होता है? 1 रुपया। अगर वो 1 रुपया वापस ले लिया तब उसके व्यापार में 3 रुपया ही बचा, और ये 3 रुपया कितना महीना तक चलेगा? 7 महीना तक, क्योंकि टोटल 10 महीना का व्यापार है, 10 महीने का अंत में लाभ है ना। तो 10 महीने के व्यापार में 3 महीना तक उसका केवल 4 रुपया चला था। अब वो 1/4 वापस ले लिया, यानी 4 में से 1 रुपया वापस लिया, 3 रुपया बचा। ये 3 रुपया कितना महीना तक चला? 7 महीना तक। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा? 7 या 21, तो 10 महीना में टोटल लाभ कितना होगा? 33 रुपया हो जाएगा इसका। बी का आते हैं, बी 1/5 वापस ले लिया, यानी बी का 5 रुपया 3 महीना तक चला तो 15 रुपया हो गए। फिर 5 का 1/5 वापस ले लिया, यानी 1 रुपया वापस ले लिया तो 4 रुपया बचा। ये 4 रुपया अब कितना महीना चलेगा? 7 महीना तक चलेगा। और अगर 7 महीना तक चलेगा तो इसका टोटल लाभ कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 4 महीना तक 4 रुपया अगर 7 महीना तक चला तो 28 रुपया लाभ हो गया। तो बी का कुल लाभ कितना हो गया 10 महीने में? 8 5 13 43 रुपये, यानी 10 महीना में उसके लाभ का अनुपात आ गया, यानी इसको 33 रुपये मिला तो इसको 43 रुपये मिल रहा है। अंत में लाभ कितना, टोटल लाभ कितना है? 760, यानी 33 43 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? अनुपात में लाभ कितना आ रहा है? 33 + 43 76 रुपये। 76 रुपया अनुपात में लाभ हो रहा है, वास्तव में 760, यानी 76 का वैल्यू 760, तो 1 का वैल्यू 10, तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं? ए का लाभ ना, तो ए 33 रुपये था तो 33 का वैल्यू 330
330। एक का वैल्यू 10 तो 33 का वैल्यू 330। तो याद रखेंगे जो लाभ का अनुपात होता है वो पूंजी गुने समय होता है, यानी पूंजी और समय को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर एक पुस्तक को बेचकर 15% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। जैसे अगर 10% की छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15% का लाभ कमाता है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को 100 मान लेते हैं। यानी अगर हम अंकित मूल्य को ही 100 मान लेते हैं, अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लेते हैं। अगर हम अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहे हैं, इसका मतलब हम 90% में बेच रहे हैं, 90 रुपये में बेच रहे हैं। अगर 10% का छूट दे रहे हैं, अंकित मूल्य पर अगर छूट देते हैं तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 90 रुपये में बेच रहे हैं, जब हम 90 रुपये में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं 90 गुने 100 बट्टा 115। जब विक्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य निकालना रहे तो उल्टा लिखते हैं। अब आते हैं तो क्या चीज़ पूछा है, लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। तो लागत मूल्य कितना आ गया, 90 गुने 100 बट्टा 115, ये CP आ गया। 90 गुने 100 बट्टा 115 और अंकित मूल्य मुद्रित मूल्य यानी MP कितना आ गया, 100। यानी इस दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं। ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कितना बार में, 18 बार में, ये 5 से 23 बार में। अगर ये 23 उधर जाएगा तो ये 18:23 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है यदि उसके लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो। जैसे अगर कहीं भी ये सवाल आए जो क्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य वो किसके बराबर हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर हो। अगर क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर हो तब हम क्या करेंगे, इस 39 को दो ऐसे टर्म में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पे 39 आए लेकिन घटाने पे 10 आए। तो 13×3 = 39, गुना करने पे तो 39 आ रहा है, घटाने पे 10 आ रहा है। अब क्या करेंगे, छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे। 30 आ गया तो जिसका आंसर होगा वो 30 आ जाएगा। जब कभी भी क्रय मूल्य अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसको दो ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि गुना करने पे 39 आए और घटाने पे 10 आए। गुना करने पर विक्रय मूल्य के बराबर आ जाए यानी 39 आए और घटाने पर 10 आना चाहिए, घटाने पर 10 आना चाहिए। तो 13×3 = 39, घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब छोटी संख्या हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे, वही आंसर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट ट्रिक हो गया, इसको बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसका हम डायरेक्ट ट्रिक याद रख लेते हैं। नेक्स्ट, 8 आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, उसके साथ 2 आदमी और मिल जाए, यानी M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2 होता है। तो M1 कितना है, 8 आदमी कितना दिन में, 40 दिन में। जब 2 आदमी और आ जाएगा यानी 10 आदमी जब हो जाएगा तब मान चलते हैं 1 दिन में। 0 से 0 कट गया तो x बराबर कितना आ गया, आ चुका 32 दिन। नेक्स्ट, 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक कार चला रहा है, वो अपने 40 मीटर एक आगे बस को 20 सेकेंड में 60 मीटर पीछे छोड़ जाता है। यानी एक बस था वो 40 मीटर आगे था, जब वो किसी रफ्तार से गया तो ये 20 मीटर पीछे छूट गया। यानी इसका मतलब टोटल कितना ट्रैवल किया, कितना दूरी ट्रैवल किया, 60 और 20 80 मीटर ट्रैवल किया, 80 मीटर। अगर हम यहाँ से कोई भी फार्मूला लगाएंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, कुछ भी कोई भी फार्मूला, यानी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर दोनों एक दूसरे मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों का चाल घट जाएगा। इसका 36 किलोमीटर पर आवर, उसका चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, बराबर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इस दोनों के बीच 60 यहाँ पे 20 यहाँ पे 80। अब बटा समय कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड था और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था, तो अब इसको भी मीटर, ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदल दे, 18/5 से गुना करके, 18/5 से गुना करके क्या किया, इसको भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में
बदल दिए। तो यहाँ से 1 मिनट यहाँ पे 40 मीटर आगे था और 60 मीटर पीछे छोड़ दिया। 40 मीटर आगे था और 60 मीटर पीछे छोड़ दिया, यानी टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो 100 मीटर का आ जाएगा। यानी 80 मीटर नहीं 100 मीटर टोटल डिस्टेंस आएगा, 100 मीटर। अब निकालेंगे तो 20 पंचे 100, यानी 36 माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर आ गया। तो एक्स बराबर 18 किलोमीटर पर आवर, इसका जो आंसर होगा वो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये सवाल हो चुका था। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। जो सवाल नहीं बना था उसको एक बार फिर से ट्राई कर लेना है वीडियो देखने के बाद, और ताकि मतलब जो सवाल नहीं बना अगर हम उसको फिर से देखने के बाद दोबारा बना लेते हैं, वो चीज़ हमारे माइंड में 100% बैठ जाएगा और आगे आगे कभी भी सवाल आएगा तो वो हमसे नहीं छूटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।